अस्सलामु अलैकुम। नावल हम कहाँ के सच्चे थे, राइटर उमैर अहमद। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। इन्हीं दिनों मेरे वालिद साहिब का इंतकाल हो गया और यकदम मेरी जिम्मेदारी में बेहद इजाफा हो गया था। अकलौता इसलिए इन जिम्मेदारियों के बोझ को ज्यादा महसूस कर रहा था। अकलौता था। मैंने कोशिश की कि अम्मी मेरे पास लंदन आ जाएं, लेकिन वो पाकिस्तान छोड़ने पर तैयार नहीं थी, सो मुझे ही चुकना पड़ा और मैंने अपनी कंपनी की पाकिस्तान ब्रांच में ट्रांसफर के लिए कोशिशें शुरू कर दी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। होते होते भी इसे 1-2 साल लग ही जाने थे। जॉब मिलने के बाद जब भी मैं पाकिस्तान आया, मेहरीन से मेरी हर मुलाकात एक अजनबी की तरह ही हुई। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं इससे नापसंद करने लगा था, मगर मेरा नहीं ख्याल कि मेरी नापसंदगी ने इस पर कोई असर डाला था। ऐसा तो नहीं था कि वो जानती ही ना हो कि मैं इससे नापसंद करने लगा हूँ, मगर फिर भी इसने अपना कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया था। वो बहुत से कॉम्प्लेक्सेस में मुब्तला लड़की थी, जिनमें पहला कॉम्प्लेक्स शायद मामूली शक्ल का था और इसके बाद यकीनन अपना बैकग्राउंड और माली हालात का नंबर आता होगा। मैं सोचता रहता था कि इतने बहुत से कॉम्प्लेक्सेस के साथ वो जिंदा कैसे है और आइंदा दुनिया को कैसे फेस करेगी, मगर ये बात मैंने इससे कभी कही नहीं थी। आज भी इसे देखकर मेरे ज़हन में पिछली सारी बातें घूम जाती हैं। अपने कमरे में आने के बाद मैं बहुत देर तक इसके बारे में सोचता रहा। मेरा ख्याल था कि इसे किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत थी जो इसके कॉम्प्लेक्सेस कम कर सके, जो इसमें थोड़ी सी खुद इत्मीनादी पैदा कर सके, मगर ये तजवीज मैं कभी भी मेहरीन के सामने पेश करने की हिम्मत नहीं कर सका। किसी को ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि इसे ज़हनी इलाज की जरूरत है ताकि वो एक मुतवाजन और नॉर्मल जिंदगी बसर कर सके। और शाम तक हमारे घर में ठहरी हुई थी। फिर अम्मी मेरे कमरे में आई थी। मैं इस वक्त कुछ काम कर रहा था। असवद, तुम मेहरीन को घर छोड़ाओ, उन्होंने मुझे कहा। मैंने घड़ी पर वक्त देखा, शाम के 6 बजे थे। ठीक है, मैं आता हूँ, मैंने कागज समेटते हुए कहा। वो चली गई थी घर की चाबी लेकर। जब मैं बाहर आया तो वो अम्मी के साथ लाउंज में बैठी हुई थी। मुझे देखकर उठ खड़ी हुई। आओ, मैंने लाउंज का दरवाजा खोलते हुए कहा। इसके साथ अम्मी भी बाहर पोर्च में आ गई थी। मैंने कार में बैठकर फ्रंट सीट का दरवाजा खोल दिया, मगर इसने बैक डोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं पीछे बैठूंगी। कोई बात नहीं मेहरीन, आगे बैठ जाओ। तुम कौन सा किसी गैर के साथ जा रही हो? इसके चेहरे पर नागवारी की लहर आई थी, मगर किसी पसोपेश के बगैर वो फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। मशल कभी ऐसा ना कहती। एक सोच मेरे दिमाग में लहराई थी। कार स्टार्ट करते हुए मैंने इससे कहा था, बंदे को हर काम में अपनी मर्जी से करना चाहिए। अगर तुम पीछे बैठना चाहती थी तो तुम्हें चाहिए था कि तुम पीछे बैठने पर ही स्टार्ट करती। इसने एक नजर मेरे चेहरे पर डाली और चुप रही। लेकिन तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? कार ड्राइव करते हुए मैंने इससे पूछा। सब ठीक है, विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए इसने जवाब दिया। मुस्तकिल राब्ता रहता है इनके साथ? पता नहीं, मैं इसके जवाब पर हैरान हुआ था। वो ऐसी ही थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद क्या करोगी? पता नहीं, इसने फिर इसी लहजे में जवाब दिया था। मैं जान गया था कि वो मेरे सवालों में दिलचस्पी नहीं ले रही है और ना ही मुझ में। शायद वो चाहती थी कि मैं चुप रहूं और मैं चुप हो गया था। वो इतनी भी अहम नहीं थी कि मैं इसे बार बार मुखातिब किए जाता। हाँ, मशल होती तो मामला और होता। मुझे इसकी खामोशी चुभती थी। शायद मैंने इसे कभी खामोश नहीं देखा था, इसलिए मशल हर मामले में इससे बहुत मुख्तलिफ थी। वो बेहद खूबसूरत थी। दराज कद, सफेद रंगत, खूबसूरत, बड़ी बड़ी स्याह आंखें जो दराज पलकों पे सजी होती थी। इसका चेहरा हर वक्त मुस्कुराहट का तासुर लिए रहता था। आंखों से हमरंग इसके स्याह बाल कमर तक लहराते थे। वो बहुत कम ही इन्हें बांधती थी। और मेहरीन, मैंने एक नजर इसकी तरफ देखकर अपने जहन में जैसे इसके नकूश उबारने की कोशिश की थी। इसके चेहरे में कुछ भी खाला जैसा नहीं था। वो बिल्कुल अपने बाप जैसी थी। सांवली सी रंगत, आम सी आंखें, आम से बाल, मामूली शक्लो सूरत में कोई भी तो ऐसी खास चीज नहीं थी इसमें जो इसे कुछ बेहतर कर देती। फिर इसकी खामोशी, इसकी जली कटी बातें, इसके कॉम्प्लेक्सेस। वाकई कुछ लोगों को खुदा कुछ भी नहीं देता। पता नहीं क्यों मैं फिर इसका मुआजना मशल से करने लगा था। कितना मुश्किल होता होगा इसके लिए यूनिवर्सिटी में मशल का सामना करना, और वो जो मुस्तकिल लाइमलाइट में रहती थी, जो हर चीज, हर जगह, हर शख्स पर छा जाती थी।
फिर ये सब मेहरीन कैसे बर्दाश्त करती होगी? इसकी जेलसी हक बजानिब है, वो और कर भी क्या सकती है? मुझे मशल पर फख्र महसूस हुआ था। क्या कोई इससे ज्यादा मुकम्मल होगा? किसी के पास इससे ज्यादा नेमतें होंगी? खूबसूरती, जहानत, दौलत, शोहरत, मोहब्बत, क्या नहीं था इसके पास? और वो तो फिर अंदर से भी खूबसूरत थी। इसमें गरूर नहीं था, आजसी थी, नरमी था, इसार था, सच्चाई थी जो इसके हर लफ्ज में बोलती थी। और इस साफ कोई नहीं, मुझे तो इसका दीवाना किया हुआ था। इसका घर आ गया था, गेट खुला हुआ था, मैं गाड़ी सीधी अंदर ले गया। मैंने खाला से कहा था कि मैं खुद चली जाती हूँ, मगर उन्होंने खुद ही इसरार किया था कि आप मुझे छोड़ आएंगे। हालांकि मैं आपको जहमत नहीं देना चाहती थी। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जहमत की। गाड़ी के हैंडल पर हाथ रखते हुए इसने पता नहीं क्यों सफाई पेश की थी। इससे बेशतर कि वो दरवाजा खोलकर उतर जाती। मैंने हैंडल पर हाथ रख दिया। मैंने कोई जहमत नहीं की। तुम मेरी कजन हो और पहले भी तो तुम्हें मैं ही छोड़कर आता था। तब तो तुमने कभी कुछ ऐसा कहा नहीं था। पहले की बात और थी। लाउंज का दरवाजा खोलकर अचानक मिशेल बाहर आई थी। मैंने हैंडल से हाथ हटाकर मशल को देखा। मेहरीन दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। मशल सीधी मेरी तरफ आई थी। बड़ी बेतकल्फी से इसने मेरी तरफ वाला दरवाजा खोला और मेहरीन को मुखातिब किया। अच्छा किया मेहरीन, अच्छा किया मेहरीन, तुम किसी बहाने इन्हें लाई तो, वरना ये साहब तो यहाँ आने पर तैयार ही नहीं होते। मेहरीन ने एक नजर रुककर हम दोनों को देखा था और फिर कुछ कहे बगैर अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। अब अंदर आओ तुम भी अंदर, मशल ने मुझे कहा था। नहीं यार, मुझे कुछ काम है, मुझे वापस जाना है। मैं एक दो दिनों तक चक्कर लगाऊंगा। इसने मुझे बाजू से पकड़कर बाहर खींचा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हारे 1 या 2 दिन बाद के चक्कर से। तुम अभी उतरोगे? आखिर मैंने भी दोपहर के लंच का कर्ज उतारना है। इस वक्त तो आराम से छोड़कर चले गए थे, मगर अब मैं जाने नहीं दूंगी। उतरो नीचे। मैं इसकी बात रद्द नहीं कर सका और मुस्कुराता हुआ नीचे उतर आया। इसके साथ बातें करते हुए मैं अंदर आ गया था। नानी अम्मी कहाँ है? मैंने अंदर आकर पूछा था। अपने कमरे में है, मिलना चाहते हो? मैंने असबाब में सर हिला दिया। इसके साथ जब मैं नानी जान के कमरे में दाखिल हुआ तो मेहरीन वहीं बैठी हुई थी। हमें देखकर वो कमरे से चली गई थी। देखिए दादी अम्मा जी, आज आपके नवासे को मैं जबरदस्ती पकड़ लाई हूँ, वरना ये तो आने पर तैयार ही नहीं था। मशल ने जैसे मेरा तारुफ करवाया था, मैं नानी अम्मी के पास बैठ गया था। उन्होंने मेरा माथा चूमा। 1 माह के लिए आते हो और इसमें भी तुम्हारी शक्ल देखने के लिए पैगाम भिजवाना पड़ता है। मैं इनके शिकवे पर शर्मिंदा हो गया था। नहीं नानी अम्मी, बस मसरूफियत ही इतनी होती है कि कहीं आने जाने का वक्त ही नहीं मिलता। मैंने सफाई पेश करनी चाहिए। हाँ भाई, बहुत मसरूफ है आप। हम जैसे फालतू लोगों से मिलने के लिए वक्त कहाँ से निकालेंगे? इनसे मिलना हो तो बकायदा अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए कि अभी अगर फुर्सत है तो एक नजर हम गरीबों पर भी देखिए। मशल कुर्सी पर झूलते हुए कह रही थी। मैं इसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। जाओ मशल, असवद के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ। वो नानी अम्मी की हदायत पर सर खिलाते हुए उठ गई। तुम्हारी माँ आई थी, कह रही थी कि तुम अगले हफ्ते जाने वाले हो। नानी अम्मा ने मुझसे पूछा। हाँ, छुट्टियां खत्म हो रही हैं मेरी, इसलिए। इतनी कम छुट्टियां लेकर क्यों आते हो? नानी जी, ये इतनी कम छुट्टियां भी नहीं होती। 1 माह गुजार कर जा रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या करूँ? मैंने तो तुम्हारी माँ से कहा है कि अब तुम्हारी शादी का सोचे। माशाल्लाह, अब तुम अच्छा खासा कमाने लगे हो, काबिल हो गए हो कि बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकते हो। ऐसी भी क्या जल्दी है नानी जान, अभी तो मुझे आजाद रहने दीजिए। 2-4 साल फिर देखा जाएगा। और फिर मैं कौन सा बुरा हो रहा हूँ? तुम्हारी माँ भी यही कह रही थी। दोनों का दिमाग बराबर खराब है। वो कुछ खफा सी हो गई थी। आप नाराज ना हो, मैं सोचूंगा इस बारे में कुछ। मैंने इन्हें तसल्ली देने की कोशिश की थी। पहले तो आप खानदान की लड़कियों के बारे में कुछ सोचिए। खानदान में कौन सी ढेर लड़कियां हैं? इब्रार की बच्चियां हैं तो इन्हें तो इब्रार की बीवी अपने खानदान में ब्याहने का ख्याल रखती है और इसके खानदान वाले भी यही चाहते हैं। असगर अपनी 2 बच्चियों का ब्याह कर चुका है और तीसरी की बारी आने में अभी देर है। बाकी रह गई मशल, तो इसके लिए तो रिश्तों के अंबार लगे हैं। हर हफ्ते 1-2 रिश्ते आ ही जाते हैं। मैं कुछ बेचैन सा हो गया था। क्या मामू ममानी ने कहीं इसके लिए सोचा है? अभी तक तो नहीं सोचा है, अकलौती है ना, इसलिए वो इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाह रही हैं। वो चाहते हैं कि तालीम मुकम्मल कर ले, फिर ही वो इसके बारे में सोचेंगे। मगर इसका कोई मसला नहीं है। इसके लिए तो इतने रिश्ते हैं कि इन्हें इंतखाब करने में दुश्वारी होगी।
वो बता रही थी। और मेहरीन भी तो है, इसके बारे में क्या सोचा है आपने? मेरे सवाल पर नानी अम्मा के चेहरे पर एक साया सा लहराया। वो एकदम चुप हो गई थी। इसके बारे में क्या सोचना है, इसने तो साफ साफ कह दिया है कि किसी को इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब इससे शादी करनी होगी तो वो बता देगी। क्या क्या जतन करके मैंने इसके लिए एक दो रिश्ते तलाश किए थे, मगर इसने तो साफ इनकार कर दिया कि मुझे अभी शादी करनी ही नहीं है। बिल्कुल बाप पर गई है वो। ना इसमें कोई लिहाज मड़ावत था, ना इसमें है। बात करते हुए ये भी नहीं सोचती कि किससे बात कर रही है। मैंने पाल पोस कर इसे जवान किया था। सोचा था यतीम है, लड़की जात है, इसके सर पर हाथ रख देते हैं। मगर क्या पता था कि जवान होकर वो ऐसी बदलहास हो जाएगी। बचपन से यहाँ रहती आई है, यहाँ का खाती है, मगर अब ये आलम है कि किसी से बात करना तो एक तरफ, सलाम दुआ तक की जहमत गुवारा नहीं करती। कोई मरे कोई जिए, इसकी बला से इसे तो परवाह ही नहीं होती है। सारी सारी रात कमरे की लाइट जलाई पता नहीं क्या करती रहती है। इसे तो मेरे पास आकर बैठना भी पसंद नहीं है। हालांकि ये मैं हूं जिसकी वजह से सब लोग इसे बर्दाश्त किए हुए हैं, वरना तो सब यही चाहते हैं कि इसकी माँ इसे ले जाए और खुद ही इसकी शादी करे। मगर मैंने इनसे कहा है कि जब इतने साल अपने पास रख लिया तो फिर दो चार साल और सही। नानी इसके हाथों काफी तंग थी और इसकी काफी शिकायतें कर रही थी, और इसकी ये शिकायतें कोई नई बात नहीं थी। आप इसे समझाती क्यों नहीं है नानी जान? क्या समझाऊं मैं इससे? अब वो कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, आखिर मशल भी तो है। इसे कौन समझाता है? इसकी माँ में लाख बुराइयां सही, मगर बेटी की तरबियत इसने बहुत अच्छी की है। मजाल है कभी किसी को तकलीफ पहुंचाई हो इससे, या कभी किसी से वो लड़ी हो। अल्लाह ने खूबसूरत भी, अल्लाह ने शक्ल भी खूब सूरत दी है और सीरत भी। और यहाँ ये हाल है कि ना सूरत अच्छी है और ना ही सीरत। और लोग खाली तलीम को तो नहीं देखते, लड़कियों के गुण देखते हैं, और इसमें तो इस किस्म की कोई चीज ही नहीं है। मेहरीन अच्छी है, बहुत अच्छी है। दादी तो ख्वाह महा ही परेशान रहती है। जब इसकी शादी होनी होगी तो पता भी नहीं चलेगा, और वो हो जाएगी, क्योंकि रिश्ते तो आसमानों पर लिखे होते हैं। मशल इसी वक्त अंदर दाखिल हुई थी और इसने दादी के आखिरी जुमलों पर तबसरा करते हुए कहा था, एक ये बात, एक ये है, देखो हर वक्त कैसे प्यार से इसका तस्करा करती है, और एक वो है, कभी जो मैं मशल का नाम ले लूं तो आग ही लग जाती है इससे। मेरा नाम ही ऐसा है दादी जान, इसका कोई कसूर नहीं है, मशल ने हंसकर कहा था। अब इसका जिक्र छोड़िए, कोई और बात करते हैं। इसने ट्रॉली से चाय के बर्तन टेबल पर रखते हुए कहा, यानी तुम्हारे बारे में बात करें? मैंने दिलचस्पी से कहा, हाँ बिल्कुल, मेरे बारे में भी बात हो सकती है। वैसे ये कोई जरूरी नहीं है, जिस चीज के बारे में बात करना चाहें कर सकते हैं। इसने चाय का कप मुझे थमाते हुए कहा। फिर वाकई बातों का रुख मुड़ गया था। रात का खाना मैंने वहीं खाया था। मेहरीन के अलावा डाइनिंग टेबल पर सब थे, गपशप करते। मैंने इस डिनर को वाकई एंजॉय किया था। खाने के बाद दोबारा चाय का दौर चला था और मुझे अंदाजा हो गया था कि मशल की हिस्से मजाक वाकई अच्छी थी। वो लतीफे सुना रही थी और पूरा लिविंग रूम कहकों से गूंज रहा था। वो बड़ी जबरदस्त नकाल थी। रात को 11 बजे के करीब मैं वापस कर आया और मेरे दिलो दिमाग पर मशल छाई हुई थी। इसके होने से हर चीज बहुत मुकम्मल, बहुत रंगीन नजर आ रही थी। मैं सोने से पहले बहुत देर तक इसके बारे में सोचता रहा। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए कोई रिश्ता वगैरह तलाश कर रहे हैं? अगले दिन हम दोबारा एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और मैंने इससे पूछा था, ये अफवाह तुमने कहाँ से सुनी? इसने बड़े इत्मीनान से जलफ्रेजी लेते हुए कहा, नानी अम्मा ने बताया था। ओह, काफी रिलायबल सोर्सेज हैं तुम्हारे। मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि ये रिश्ते ढूंढने नहीं जा रहे, खुद आ रहे हैं। कि ये रिश्ते ढूंढने नहीं जा रहे बल्कि खुद ही आ रहे हैं। लेकिन मुझे और मेरे माँ बाप को कोई जल्दी नहीं है। नहीं, उन्होंने मुझे बताया था, मगर फिर भी मैंने तुमसे बात करना मुनासिब समझा। याद रखना मशल, जब शादी के बारे में सोचो तो सबसे पहले मेरे बारे में सोचना। मैंने इसे संजीदगी से कहा। इसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई। क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? मेरा ख्याल है कि मैं यही कर रहा हूँ। चलो सोचेंगे तुम्हारे बारे में भी। इसने अपनी प्लेट में सैलड डालते हुए कहा। बिल्कुल, तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में ही सोचना चाहिए। कोई जबरदस्ती है? इसके चेहरे पर एक शरारत अमेज मुस्कुराहट थी। हाँ, जबरदस्ती ही समझो भाई। अगर प्रपोज करना है तो बकायदा ढंग से करो। इसने सलाद खाते हुए कहा था। बकायदा प्रपोज तब करूंगा जब पाकिस्तान ट्रांसफर होऊंगा, इससे पहले नहीं। पहले क्यों नहीं? बस वैसे ही। मैं ये लंबी चौड़ी मंगनियों पर यकीन नहीं रखता। जब पाकिस्तान ट्रांसफर हो जाऊंगा तो 1 माह पहले मंगनी करूंगा और फिर शादी। ये 2-2 साल पहले की जाने वाली मंगनियां
इनमें बड़े चक्कर पड़ते हैं, बड़े झगड़े होते हैं और मैं ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं ये सब चीजें नहीं चाहता। मैंने इसे अपनी बात समझाई थी। काफी दूर की सोचते हो। वो मेरी बात पर मुसलसल मुस्कुराती रही। मैं भी जवाब दिए बगैर सिर्फ मुस्कुरा दिया। कुछ देर हम दोनों खामोशी से खाना खाते रहे। फिर पता नहीं कैसे मेहरीन मौजूए गुफ्तगू बन गई और ऐसा अक्सर ही होता था। मेहरीन के लिए हमेशा हमारी गुफ्तगू में कुछ न कुछ गुंजाइश निकल ही आती थी। हमें पता भी नहीं चलता था और हम इसके बारे में बात कर रहे होते थे। तुम्हें पता है मेहरीन आजकल क्या कर रही है? इसने अचानक मुझसे कहा था। मैं अचानक खाना खाते खाते रुक गया। दादी अम्मी इसकी वजह से पहले ही बहुत परेशान रहती हैं, मगर अब वो जो काम कर रही है इसका इन्हें पता चल गया तो घर में तूफान आ जाएगा। मैं तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी, मगर सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ कि तुम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी। शायद तुम ही इसे कुछ समझा सको। इसके लहजे में तशवीश थी। क्या कर रही है वो? मैंने परेशान होकर पूछा। इसने नजरें चुराते हुए कहा, आजकल यूनिवर्सिटी में इसका अफेयर बहुत मशहूर है। पिछले काफी अरसा से वो कई लड़कों के साथ फिर रही थी, मगर अब काफी अरसे से वो एक लड़के के साथ रहती है। वो दोनों सारा दिन क्लासेस अटेंड करने की बजाय यूनिवर्सिटी के लॉन में बैठे रहते हैं या फिर होटलिंग करते रहते हैं। इस लड़के की शोहरत भी अच्छी नहीं है, मगर मेहरीन को पता नहीं इसमें क्या नजर आता है। इसकी वजह से मुझे भी बहुत परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आहर को वो मेरी कजन है और यूनिवर्सिटी में ये बात सभी जानते हैं। मैंने अभी तक ये बात दादी जान से छुपाई है। हालांकि वो मुझे कहती रहती हैं कि मैं मेहरीन के बारे में इन्हें सब कुछ बताती रहूं, मगर मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं इसकी जासूसी करती फिरूं। इसलिए मैं दादी जान के सामने तो सब अच्छा है का डोंग रचाई रखती हूँ, मगर दर हकीकत बहुत परेशान हूँ। जल्द या देर ये बात घर तक पहुंच ही जाएगी, फिर वहां एक हंगामा बर्पा हो जाएगा। मुझे मेहरीन की फिक्र है, इसकी परवाह है, मगर वो ये बात नहीं समझती। प्लीज तुम एक बार इस सिलसिले में इससे बात जरूर करो। इसने मिन्नत बड़े अंदाज में कहा था। लेकिन मशल, मैं इसे क्या कहूंगी और मैं इसे क्या कहूंगा? और फिर हमारी जो थोड़ी बहुत दोस्ती थी वो अब नहीं है। अब तो वो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करती। मैंने अपनी पोजीशन वाजिया की थी। फिर भी असवद, तुम इससे बात तो करो। मशल, तुम खुद इससे बात क्यों नहीं करती? असवद, वो कभी भी मेरी बात पर अमल नहीं करेगी। वो तो मुझे अपना दुश्मन समझती है। ठीक है, फिर तुम्हें इसके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जो आदमी गलत करे इसे ठोकर लगनी ही चाहिए। अगर इसे खुद अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो तुम या मैं इसे क्या समझाएंगे? मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, मगर वो मेरी बात पर बिगड़ गई थी। यानी तुम्हारा मतलब है कि हम इसे कुएं में गिरने देंगे? कम से कम मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी और मुझे तुमसे बड़ी मायूसी हुई है। असवद, मेरा ख्याल था कि तुम इतनी खुदगर्जी नहीं दिखाओगे, और वो भी मेहरीन के मामले में। ठीक है, मैं इससे बात करूंगा। मैंने एकदम हथियार डाल दिए थे। वो मेहरीन के लिए वाकई परेशान थी और ये परेशानी मुझे अच्छी लगी थी। और लोग कहते हैं अब दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते। मैंने खाना शुरू करते हुए सोचा था अगले चंद दिन मैं वापस जाने के लिए तैयारियों के सिलसिले में मसरूफ रहा और मेहरीन से नहीं मिल सका। जिस रात मुझे लंदन वापस जाना था, इस रात मैं मशल के घर गया था। मशल से मैं एक दिन पहले ही मिल चुका था, क्योंकि इसे अपनी खाला की बेटी की शादी में शिरकत के लिए क्वेटर जाना था। नानी अम्मा से मिलने के बाद मैंने इनसे मेहरीन के बारे में दरियाफ्त किया था। अपने कमरे में होगी और इसका कौन सा ठिकाना है, उन्होंने मुझसे कहा। फिर मैं जरा इससे भी मिल आता हूँ। हाँ जाओ, मिल लाओ। मैं ऊपर की मंजिल पर चला आया। आहिस्ता से मैंने इसके दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर इसने दरवाजा खोल दिया। मुझे देखकर वो हैरान रह गई थी। सफेद शलवार कुर्ते में दुपट्टे से बेनियाज वो कोहनियों तक आस्तीने चढ़ाए हुए खिलाफे मामूल मुझे अच्छी लगी थी। आइए, अपनी हैरत पर काबू पाते हुए मुझे इसने अंदर आने का रास्ता दिया। मैं अंदर आ गया था। सादा सा बेतरतीब कमरा इसकी अपनी शख्सियत का आकाश था। कमरे में एक कारपेट बिछा था और इस पर कुशन रखे हुए थे। साइड की दीवार में लगे हुए रैक्स किताबों से बड़े हुए थे। कारपेट के ऊपर एक कोने में कुछ किताबें पड़ी हुई थी और कुछ कागजात और फाइलें भी थी। कमरे के वस्त में रखी हुई तपाई पर चाय का एक बड़ा हुआ मग पड़ा था। दीवारें छोटी बड़ी पेंटिंग से सजी हुई थी। दीवार के पास रखे हुए स्ट्रियो में बहुत मध्यम आवाज में कोई इंग्लिश सॉन्ग बज रहा था। मैंने कमरे का तफसीली जायजा लिया। वो इतनी देर में कुशन्स पर पड़ा दुपट्टा उठा चुकी थी। अच्छा है तुम्हारा कमरा, काफी अरसा बाद देखा है मैंने। इसने मेरे तबसरे पर किसी रद्देमल का इजहार नहीं किया। क्या बैठने के लिए नहीं कहोगी? बैठिए। इसने एक कुशन उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं आज वापस जा रहा हूँ, सोचा कि तुमसे मिलता चलूं।
कारपेट पर बैठते हुए मैंने कहा, मैं जानता था कि वो हैरान हो गई है, क्योंकि पहले कभी मैं इसे खुदा हाफिज नहीं कहने आया था। मैंने इसे देखा और बहुत अचानक हम दोनों की नजरें मिली थी। बहुत अजीब सा एहसास हुआ था। इसकी नजर में बहुत अंदर तक उतर जाने वाली थी। ऐसी आंखों को आप आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने इसे देखा था और बहुत अचानक हम दोनों की नजरें मिली थी। बहुत अजीब सा एहसास हुआ था मुझे। इसकी नजरें बहुत अंदर तक उतर जाने वाली थी। ऐसी आंखों को आप आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसने दोबारा मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने भी दोबारा इसकी तरफ नहीं देखा। मैं जानता था कि वो मुझे अब देख रही है और मैं इससे नजर नहीं मिला सकता था। क्या मसरूफियत है तुम्हारी? मैंने बात शुरू करने की कोशिश की। क्या ये बेहतर नहीं है कि आप वही बात कीजिए जिसके लिए आप आए हैं? इसका कयास गजब का था। तुम जानती हो मैं क्या बात करने आया हूँ? मैंने इससे पूछा। मुझे गैब का इल्म नहीं आता, इसने बेतासुर अंदाज में कहा था। मैंने एक गहरी सांस ली। मेहरीन, हम कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और मैं अब भी तुम्हें अच्छा दोस्त ही समझता हूँ, इसलिए तुम्हें एक नसीहत कर रहा हूँ। ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारी इज्जत पर हर्फ आए। तुम बहुत अच्छी हो और मैं चाहता हूँ कि सब तुम्हें अच्छा ही समझें। मैं जानती हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे अपनी अच्छाई साबित करने के लिए आपसे या किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर रही जिससे मेरी इज्जत पर हर्फ आए। इसका अंदाज बहुत पुरस्कून था। और ये जो तुम फजूल किस्म के लड़कों से दोस्ती किए हुए हो वो क्या है? कि इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बिलाखिर दो टोक अंदाज में बात करने का फैसला कर लिया था, मगर इसके इत्मीनान में रत्ती भर कमी नहीं आई थी। वो खामोशी से मुझे देखती रही और फिर बोली, हर इंसान को हक है कि वो दूसरे के बारे में राय दे। जरूरी नहीं है जो आपको फजूल लगे वो मुझे भी लगे, और मुझे लोगों की काफी पहचान है। मैं इतनी मैच्योर हो चुकी हूँ कि ये तय कर लूं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। लेकिन लड़कों से दोस्ती क्या जरूरी है? अगर लड़कों से दोस्ती जरूरी नहीं है तो फिर आपसे भी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। मैं लाजवाब हो गया था। देखो, अगर इस किस्म की कोई खबर घर पहुंच गई तो तुम्हें इससे बहुत नुकसान होगा। मैंने इसे धमकाया था। पहली दफा इसके चेहरे के तासरात बदले थे। खबरदार करने के लिए शुक्रिया, मगर असवद अली, आप मेरे गार्डियन हैं ना गार्ड फादर हैं, और ना ही मैं आप मेरे गार्डियन हैं और ना ही गॉड फादर, और ना ही मैंने आपसे कोई मशवरा मांगा है, इसलिए आप ये मशवरे अपने पास ही रखिए। आप मिलने के लिए आए, आपका शुक्रिया। हैव अ सेफ फ्लाइट। वो साफ साफ लफ्जों में मुझे जाने के लिए कह रही थी। मैं खड़ा हो गया था। इससे ज्यादा इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ कहे बगैर मैं कमरे से बाहर निकल आया था। इस रात पाकिस्तान से लंदन की फ्लाइट में मैं मेहरीन के बारे में ही सोचता रहा। जिन लोगों को खुद अपनी परवाह नहीं होती, कोई दूसरा इनके लिए क्या कर सकता है? यही गलती इसके बाप ने की थी, यही गलती वो कर रही थी। अच्छा हुआ खाला ने इसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की। मैंने सोने के लिए आंखें बंद करते हुए सोचा था। मशल को खत के जरिए मैंने इससे होने वाली बातचीत से आगाह कर दिया था, मगर इसे भी मुझसे ही शिकायत थी। इसे लगता था कि मैंने इसे दिल से समझाने की कोशिश ही नहीं की। वो मेहरीन के बारे में बहुत परेशान रहती थी। इसका हर खत मेहरीन के किसी नए कारनामे का तस्करा लिए होता था। फिलहाल गल वालों तक मेहरीन की कोई बात नहीं पहुंचती थी, मगर मैंने इसे अब कह दिया था कि वो अपने अब्बू को मेहरीन के बारे में बता दे, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए। मगर इसका जवाब भी खत झिड़कियों से बड़ा हुआ था। इसने लिखा था कि मुझे ऐसे मशवरे देते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेहरीन की जिंदगी तबाह करना चाहते हो। तुम मर्द औरत की कोई गलती कहाँ छुपा सकते हो? तुम चाहते हो मैं अपने हाथों से इसके मुंह पर स्याही मार दूं। हाथ में और भी बहुत कुछ था, मगर मुझे अपने मशवरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं हुई थी। मशल जज्बाती होकर सोच रही थी और मैं हकीकत पसंद था, सो मैंने अम्मी को फोन करके पूरी सूरत हाल वाजिया कर दी थी, मगर वो तो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। तुम्हें और मशल को कोई गलत फहमी हुई है। मेहरीन ऐसी हो ही नहीं सकती। इनकी एक ही रट थी। मैंने इन्हें कायल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम होकर मौजू ही बदल दिया। ठीक है, मुझे क्या, मैं क्यों अपना वक्त और दिमाग जाया करूं? जब नतीजा इनके सामने आएगा तो खुद ही इन्हें पता चल जाएगा कि गलत फहमी किसकी थी। मैंने सोचा था 4 माह बाद अचानक मेरी पोस्टिंग पाकिस्तान हो गई थी। ये बात खिलाफे तवक्का थी, मगर बहरहाल मेरे लिए खुशी का बात थी कि इतनी जल्दी मुझे पाकिस्तान ट्रांसफर किया जा रहा है। मैं कराची आ गया था क्योंकि मुझे कंपनी के हेड ऑफिस में काम करना था। मैंने अपने ऑफिस का चार्ज ले लिया और अपने आप को काम में उलझाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने अपने ओहदे की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। लंदन की निस्बत पाकिस्तान में काम का प्रेशर ज्यादा था। मुझे यहाँ ज्यादा काम करना पड़ता था और रात की तक
मगर फिर भी मैं तकरीबन रोज ही अम्मी और मशल से बात कर लिया करता था और ये तो जैसे मेरी रूटीन में शामिल हो गया था। मैं हर वीकेंड पर लाहौर का एक जरूर चक्कर लगा लिया करता था। अभी तक मेरा क़याम एक होटल में था और कंपनी की तरफ से मुझे अभी बाकायदा रहाइश का नहीं मिली हुई थी। मेरा इरादा था कि रहाइश का मिलते ही मैं अम्मी को भी अपने साथ कराची ले जाऊंगा।